वैसे कोशिका एक ऐसा टॉपिक है कि अमूमन हर विद्यार्थी को आता है, क्योंकि जब भी पढ़ाई शुरू की तो कोशिका तो हर कोई पढ़ता ही पढ़ता है। तो चलो कोशिका के बारे में तो वैसे अब देखो, कोशिका आज अपना टॉपिक है क्या? कोशिका। कोशिका शरीर की सबसे मूलभूत इकाई, शरीर की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। यानी शरीर की जो सबसे सूक्ष्म इकाई होती है उसी का ही नाम क्या है? कोशिका। सबसे मैं लिखाऊंगा आपको अलग से, पहले जितनी बातें हैं पूरी बता देता हूं। और शरीर की मूलभूत इकाई है उसको क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। चलो ठीक है। कोशिका, ये तो बात हो गई। यानी शरीर जैसे एक अंगुली है ना, एक अंगुली के अंदर लाखों कोशिकाएं हैं। इतना से यदि चमड़ी का एक टुकड़ा या एक नाखून ले लिया जाए, जैसे नाखून आगे से मर्द होता है और जिंदा एक नाखून का, मैं एक बाल का उदाहरण ले रहा हूं, एक बाल के अंदर भी लाखों कोशिकाएं होती है। तो आप समझिए कि ये शरीर कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। यानी शरीर की एक छोटी छोटी संरचनाएं जिनसे शरीर बनता है वो कोशिका ही है। और सबसे छोटा जो आगे अविभाज्य है, यानी मूलभूत से मूलभूत जो इकाई है, जो शरीर का अंतिम कण है, सबसे छोटी इकाई है, उसका नाम है क्या? कोशिका। अब कोशिका की खोज जैसे वर्तमान में तो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कोशिका की संरचनाएं देखी गई। तब पता चला कि कोशिका के अंदर भी, कोशिका तो मूलभूत है ही, लेकिन एक कोशिका के अंदर भी कितने अंग होते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी कोए, रिक्तिकाएं, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। इतनी सूक्ष्म इकाई के बाद भी इसके अंदर भी कई कोशिकांग पाए जाते हैं। और प्रत्येक कोशिकांग का काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम श्वसन के माध्यम से ऊर्जा बनाना है, राइबोसोम का काम प्रोटीन का निर्माण करना है, लाइसोसोम का काम यदि कोई कोशिकाएं मृत हो जाती है तो उसका अपघटन करना है। तो सबका अलग, केंद्रक का काम डीएनए और आरएनए को एकत्रित कर आनुवंशिक लक्षणों को आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने का काम है। यानी इतनी छोटी कोशिका, उसके अंदर इतने कोशिकांग और प्रत्येक कोशिकांग का अलग अलग काम। यानी जो शरीर के एक कोने में क्रिया होती है वो पूरे शरीर में सेम प्रोसेस चलता है। यानी प्रत्येक जगह कोशिका है, चाहे जनन तंत्र है, कुछ भी आप उठा को देखोगे ना, एक जैसे पेज उठा लिया, शरीर की चमड़ी का इतना उठा लिया अपन ने, इसमें अरबों खरबों तो कोशिकांग, एक कोशिका में इतने, एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, एक कोशिका में भी कई माइटोकॉन्ड्रिया। इतनी कोशिका में शरीर के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया जो श्वसन के माध्यम से, यानी क्योंकि ऑक्सीजन तो पूरे शरीर में परिवहन होती है, इसका मतलब पूरे शरीर में कहीं न कहीं माइटोकॉन्ड्रिया है, तब तो उस ऑक्सीजन का यूज हो रहा है और उस ऑक्सीजन के माध्यम से वापस कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। पूरे शरीर में कुछ तो प्रोसेस चल रहा है। तो समझिए, यानी कोशिकांग, उनको अपन एक एक को अलग पढ़ेंगे, प्रत्येक कोशिकांग को, प्रत्येक काम को, लेकिन सिर्फ रटना नहीं है। यदि प्रैक्टिकली के ऊपर अपन सोचेंगे ना तब समझ में आएगी बात। मैंने इतना कह दिया कि छोटी इकाई, चलो छोटी इकाई, लेकिन छोटी, उसके अंदर कण, प्रत्येक का काम। चलो ठीक। अब इतनी छोटी संरचना है, इसके बारे में वर्तमान में तो जैसे टेक्नोलॉजी के दौर में देखा गया, लेकिन सबसे पहले किसी न किसी ने तो ऐसे बताया है, खोजा है, तो उसके बारे में समझा है कि शरीर जो बना हुआ है छोटी सी इकाई से बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? कोशिका। तो सबसे पहले जो कोशिका की खोज करता थे वो कौन थे? हाँ, कोशिका की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन तो इस प्रकार आता है एग्जाम में, लेकिन समझने के साथ साथ यदि रटेंगे ना अपन, तो फिर अलग से रटना या रट्टा मार कभी प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक। बिल्कुल, इन्होंने खोज की थी कब? 1665 में। और इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो कॉर्क में खोजी थी। कॉर्क जो एक वृक्ष की छाल होती है, यानी जैसे अपन बोलो सोडा, यानी सोडा मृत कोशिका है। कैसी है? जैसे शरीर में जिस प्रकार नाखून होता है उस प्रकार पौधे के जो निकलते हैं पास में सूखे हुए, वो सोडा, यानी उसके अंदर खोजी थी। इन्होंने जो कोशिका खोजी वो कॉर्क की छाल के अंदर खोजी थी, इसलिए इनके द्वारा खोजी गई कोशिका निर्जीव या कैसी थी? मृत थी। अब क्वेश्चन यहां से दो बन गई। कोशिका की खोज करने वाले कौन? रॉबर्ट हुक। निर्जीव कोशिका की खोज करने वाले कौन? रॉबर्ट हुक। अब निर्जीव की बात आ गई, फिर उसके बाद जलीय जीवों के अंदर कोशिका को खोजी। तो जीव है तो जिंदे हैं, कैसे हैं भाई? जीव जिंदे हैं,
तो जीवित कोशिका को खोज करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? हाँ, जीवित कोशिका का जो श्रेय जाता है वो जाता है किसको? ल्यूवेन हॉक को। तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले ल्यूवेन हॉक थे, जिन्होंने की 1674 के अंदर। 1674 के अंदर ल्यूवेन हॉक ने क्वेश्चन, कभी ये जब क्वेश्चन आता है तो गलत हो जाता है। क्वेश्चन अपन ने पढ़ा कोशिका की खोज करता रॉबर्ट हॉक, क्वेश्चन ऐसे आ जाए जीवित कोशिका का खोज करता कौन है? ल्यूवेन हॉक है। कोशिका के खोज करता कौन है? जब इसको पढ़ लिया, इसको कोशिका के खोज करता पढ़ लिया और इसको अपन ने पढ़ लिया जीवित कोशिका की खोज करता, जब क्वेश्चन आ जाए कि निर्जीव कोशिका की खोज करता कौन है, तब अपन इतना ही पढ़ते हैं, सिर्फ कोशिका पूछे तो रॉबर्ट हॉक और आगे कुछ लिखा हुआ है तो क्या ल्यूवेन हॉक? नहीं, जबकि कोशिका के खोज करता, क्योंकि दोनों में जो पहला थी तो क्रेडिट पूरा उनको मिलाई, लेकिन उनकी निर्जीव थी। निर्जीव पूछे थी रॉबर्ट हॉक और कोशिका पूछे तो रॉबर्ट हॉक। यदि जीवित आगे दे के पूछ ले तो कौन होगा? जीवित या सजीव के बारे में पूछ ले तो ल्यूवेन हॉक होगा। चलो ठीक है, ये बात आ गई। अब ये तो कोशिका के बारे में बात हुई। अब बात आई, जैसे शरीर की सबसे छोटी इकाई तो कोशिका है। अब शरीर के अंदर, ये तो पूरे शरीर की सबसे छोटी इकाई हो गई, लेकिन शरीर में कई अंग है, उनकी भी एक ऐसी संरचना बनी हुई, एक सबसे छोटी इकाई है, उसके वो मूलभूत इकाई है, मतलब वो बहुतायत में पाई जाती है, जिसका काम पूरे अंग में या पूरे तंत्र में रहता है। ऑल ओवर शरीर की बात करें, उसकी तो मूलभूत इकाई कोशिका है ही, लेकिन जब अपने मूलभूत या सूक्ष्म इकाई की बात आई है तो अपन सूक्ष्म इकाइयों के आधार पर यदि बात करें, जैसे मैं बात करूं, जैसे मान लो तंत्रिका तंत्र, मैंने कहा कि तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र होता है ना शरीर में, पूरे शरीर की तो कोशिका है ही, लेकिन जैसे तंत्रिका तंत्र पूरा इतना बड़ा है शरीर के अंदर, इसकी सबसे क्रियात्मक या मूलभूत इकाई कौन है? तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र अपन जब पढ़ेंगे तब ये बात मैं और दिखाऊंगा, लेकिन बातें एक बार नहीं, एक बात को मैं 2 या 3 बार लिखा दूं ना, तब जाके पढ़ाई हुआ सफल और लिखा हुआ सफल है, तब जाके वो बात रिपीट होगी, तभी याद होगा। तो समझो, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? न्यूरॉन है। अब जैसे तंत्रिका तंत्र है, उस प्रकार माने अपन उत्सर्जन तंत्र। क्या माने अपन? मैं उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं कोशिका। कोशिका के अंदर अपने पास बात आई कि क्रियात्मक इकाई या सूक्ष्म इकाई, तो सूक्ष्म इकाई शरीर की तो कोशिका है, लेकिन तंत्रों से भी सीधी पूछ लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र की सबसे क्रियात्मक इकाई कौन? हमारा हम सामने देख, न्यूरॉन। उत्सर्जन तंत्र की नेफ्रॉन। कौन है? बिल्कुल, उत्सर्जन तंत्र होता है जिसके अंदर जो जैसे मल मूत्र खून से अलग होता है, तो वो एक प्रकार की छलनी लगी हुई होती है, बहुत पतली सी और बारीकी एक जाली लगी हुई होती है, जो संरचनाएं बनी हुई होती है, उसको नेफ्रॉन कहते हैं उत्सर्जन तंत्र के अंदर, जिससे रक्त का शुद्धिकरण होता है। गुर्दा होता है ना, गुर्दे के अंदर ये गुर्दा उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। गुर्दे में रक्त का क्या होता है? शुद्धिकरण होता है, जिससे रक्त अलग हो जाता है और मल मूत्र और अवांछित जो मूत्र के रूप में पानी होता है वो अलग हो जाता है और खून अलग होकर वापिस हृदय में चला जाता है। तो उत्सर्जन के अंदर वो एक छलनी लगी हुई होती है जिसका नाम होता है क्या? नेफ्रॉन। तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? नेफ्रॉन। उसी प्रकार मैं बात करूं कि श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम, श्वसन तंत्र की सबसे सूक्ष्म इकाई या क्रियात्मक इकाई कौन है? श्वसन तंत्र की, तो श्वसन तंत्र की क्रियात्मक या सूक्ष्म इकाई है कूपिकाएं। कौन है? हाँ, जो फेफड़ों की, एक बार ये क्वेश्चन आया था, फेफड़ों की भी कह दे श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन है? फेफड़े। और इसकी जगह गुर्दा भी कह दे, गुर्दा या किडनी। किडनी की भी इकाई नेफ्रॉन, क्योंकि किडनी उत्सर्जन तंत्र का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा अंग है। उस प्रकार जो फेफड़े होते हैं वो श्वसन तंत्र का सबसे बड़ा अंग है। श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कहे या फिर फेफड़ों की क्रियात्मक, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। उस समय क्यों आया? क्योंकि कोरोना के समय सबसे ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ा था? फेफड़ों के ऊपर, जिससे कूपिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती थी। जिस व्यक्ति को कोरोना होता उसकी पूरी कूपिकाएं होती थी वो क्षतिग्रस्त हो जाती थी। तो क्वेश्चन तो करंट का बन गया, क्योंकि जब कोरोना का प्रभाव था उस दौर में जितने एग्जाम हुए, क्योंकि ये कूपिकाएं चर्चित में रहती, अखबार में आते, टेलीविजन में खबरों आती है इनके बारे में, तो वो चर्चित पॉइंट था, उस टर्नओवर में वो क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये बात हुई अपनी छोटी इकाइयों के बारे में। अब मैंने कल भी थोड़ा आपके सामने डिस्कस किया, जैसे मैं बात करूं
सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? कोशिकाओं में आकार में भी छोटी बड़ी होती है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे, ऑल ओवर जितनी सृष्टि के अंदर जीव जंतु पादप सभी, बैक्टीरिया से लेके हाथी तक का सफर करे और एक झाड़ी से लेके खजूर के पौधे तक का सफर करे, तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो किसकी होती है? इसको ऑन। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की अंडे की। किसकी होती है? हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। जब बड़ी की बात आई तो बात आ गई सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी किसकी होती है? किसकी होती है? कल कोई अमीबा बता रहा था ना, सबसे छोटी होती है बैक्टीरिया की, और उस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। बैक्टीरिया किसको कहते हैं पता है ना आपको? बैक्टीरिया का अर्थ क्या होता है? विषाणु, जीवाणु। बताओ दे, ये बैक्टीरिया इंग्लिश शब्द है। अरे एक बैक्टीरिया होता है, एक वायरस होता है, एक जीवाणु होता है, एक विषाणु होता है। ये चार है कि दो ही है? ये दो है कि चार आइटम है? मैंने क्या नाम बोला? बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु, जीवाणु। ये दो चीजें हैं, चार चीजें? दो ही है। विषाणु को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। जीवाणु को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, कवक और एक फंजाई। कवक हिंदी नाम है और फंजाई इंग्लिश नाम है। ये एक ही है जिनका। अब वायरस अपने सबके सुना हुआ है कि वायरस फैल गयो, कोरोना को के फैल गयो। आपो नहीं कहो कोरोना को विषाणु फैल गयो। ये कोरोना विषाणु जनित रोग था, जबकि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कोरोना में ऑप्शन में विषाणु आता है। वायरस सबको पता है कि कोरोना का वायरस था। वायरस यानी विषाणु, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। तो ये एक जीवाणु होता है जिसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा। मैं लिखा दूंगा आपको व्यवस्थित, माइक्रोप्लाज्मा इसकी सबसे छोटी। ये तो पूरी सृष्टि की बात। अब बात आई मानव शरीर की। मानव शरीर की बात करें, सबसे छोटी कोशिका किसकी? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। इसके बारे में कल अपने बात भी हुई थी थोड़ी। मानव शरीर की बात करें, किसकी? मानव शरीर में ये तीनों ही टर्नओवर याद रखने हैं कोशिका से संबंधित। एक तो लंबी, सबसे लंबी कौन सी? एक सबसे बड़ी कौन सी? एक बात आई बड़ी की। क्या मिटा? यहां क्या लिखा हुआ था? कॉपी कहां है? लंबी, बड़ी और छोटी। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो क्या होती है? और तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। ठीक है। और बड़ी कोशिका की बात करें, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? अंडाणु। क्या है? अंडाणु। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की कोशिका। मतलब शुक्राणु की जो कोशिका होती है उससे छोटी शरीर की। प्रत्येक अंग में तो कोशिका है, लेकिन वो भी उनका माप है। सबसे छोटे आकार की है वो शुक्राणु की होती है, और बड़े आकार की अंडाणु की होती है, और लंबे आकार की तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं होती है वो तुलनात्मक रूप से लंबी होती है। तो ये तो इसका सामान्य परिचय। अब मैं अगली बात करूं। अब कोशिका के आधार पर जीवों को बांटा गया है। कुछ जीव होते हैं जिनका शरीर, कुछ जीव होते हैं ना, कहां से लाएगा? हाँ, कुछ जीव होते हैं जिनका शरीर एक कोशिक। जगदीश कहां बैठा है? नहीं है यार? ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कि कुछ जीव होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से बना हुआ होता है। और जैसे अपन मानव है, अपना शरीर बहुकोशिकीय है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनी हुई। कुछ सिर्फ मात्र एक कोशिका ही होती है जिसका विखंडन होता है। फिर अपन आगे कोशिका का विभाजन पढ़ेंगे, समसूत्री, अर्धसूत्री, किस प्रकार कोशिका का विखंडन होता है, कुछ प्रकार
जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर अलैंगिक जनन के माध्यम से उनकी संतान कैसे पैदा होती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी वंशावली को कैसे बनाए रखते हैं, एक एक बात करेंगे। अब मैंने कहा कि कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार, तो एक होते हैं एक कोशिकीय जीव, फिर मैं लिखाऊंगा तो पूरी कहानी लिखा दूंगा पॉइंट बना के। एक कोशिकीय जीव और कुछ होते हैं क्या, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जिनका शरीर कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ हो, एक, और बहुकोशिकीय वो होते हैं जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इनकी परिभाषा से नहीं, उदाहरण से पूछा जाता है, और इसके एक कोशिकीय जीव के दो बड़े फेमस उदाहरण हैं जो हर एग्जाम में आते हैं, लगभग आपको पता होगा। पता है नहीं है एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं? अमीबा और पैरामीशियम, नाम सुने नहीं सुने? अरे अमीबा और पैरामीशियम ऐसे पड़े रहते हैं, वो जैसे मर्त है उस अवस्था में। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं पूरी बात लिखाऊंगा तब आपके सामने लिखाऊंगा। अमीबा और पैरामीशियम ये कई बार पूछा हुआ है, एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। ऑप्शन में होता है वायरस, कुछ भी हो जाता है, वायरस हो जाता है, कवक हो जाता है, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, तो अपन को याद रखने हैं। और बैक्टीरिया, ये तीनों ही एक कोशिकीय जीव है। बैक्टीरिया सारे के सारे जीवाणु, और अमीबा और कौन, पैरामीशियम, ये कोई जीवाणु किंटाणु नहीं है, ये अलग प्रजाति है, बड़े हैं थोड़े आकार में। जीवाणु, किंटाणु, वायरस वो होते हैं जिनको आंखों के माध्यम से देखा नहीं जाता है। चाहे जीवाणु, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, उनको तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जाता है, वो होते हैं, उनको किंटाणु की श्रेणी में आते हैं। जबकि ये जीव है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, बहुकोशिकीय के अंदर सारे जंतु, सारे पादप क्या है, बहुकोशिकीय। और इनके अलावा बात करें कवक और वायरस की तो कहानी अलग है। वायरस कोई कोशिका के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। मैं अभी आपको कोशिका का सिद्धांत पढ़ाऊंगा, ये तो बात अपने पास आ गई क्या। एक कोशिकीय यानी अपन ने कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया। कुछ जीव एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से बना हुआ होता है। परिभाषा तो एक नाम से याद रह जाती है भाई, जिनका एक कोशिका से बने वो एक कोशिकीय, एक से ज्यादा बने वो बहुकोशिकीय। याद रखना है आपको, ये एक कोशिकीय होते कौन कौन से है, अमीबा और पैरामीशियम, ये दो नाम याद रखने हैं। अब मैं बात करूं कोशिका सिद्धांत की, फिर अपन लिखना प्रारंभ करेंगे। ये इसके अपन परिचय की कहानी पढ़ रहे हैं अभी। अब बात करें कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया और कोशिका का सिद्धांत है क्या? तो कोशिका का सिद्धांत देने वाले दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम है एम स्लाइडेन और टी स्वान। एम स्लाइडेन और टी स्वान। स्लाइडेन का संबंध जंतु विज्ञान से था और स्वान का संबंध जंतु विज्ञान से था, और स्लाइडेन वनस्पति थे। इन दोनों ने यह सिद्धांत दिया कोशिका का कि प्रत्येक जीव कोशिका से बना हुआ होता है, प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से ही होता है। यह सिद्धांत है इनका। कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक और सजीव में दो आते हैं, पूरे के पूरे जीव जंतु और पादप। सजीव का नाम आने के बाद जीव जंतु और पादप दोनों ही उसमें आ जाते हैं। यानी प्रत्येक पादप का निर्माण, के शरीर का निर्माण किससे मिलकर बना हुआ होता है, कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये बनते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो रॉबर्ट हुक ने नहीं दिया, ल्यूवेन हॉक ने नहीं दिया। किसने दिया? स्लाइडेन तथा स्वान ने। क्या दिया कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। कोई सजीव एक कोशिका से मिलकर बना हुआ हो सकता है, कोई एक से अधिक मिलकर होता है, लेकिन यदि वो सजीव है तो उसके शरीर में कोशिका 100% उपस्थित होगी। ये कहने वाले थे कौन? स्लाइडेन और स्वान। तो यहां तक की कहानी लगभग आपको कुछ क्लियर हुई है। अब मैं लिखा दूं, जितना पढ़ाया उतना लिखाएं, फिर मैं आपको पढ़ाता हूं जंतु कोशिका क्या है, पादप कोशिका क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो अब देखो, यहां से आपको लिखना है
पहली बात तो कोशिका की परिभाषा मैं लिखा सारा दूंगा, एक एक पॉइंट। कोशिका लिख रहे हो ना? हाँ, शरीर की संरचनात्मक शरीर की संरचनात्मक वो क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। चलो ठीक है, अगली बात करें कोशिका के खोजकर्ता। तो कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक। कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक। और कब की? 1665 में। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की वो कोशिका कैसी थी? निर्जीव या मृत कोशिका। निर्जीव या मृत कोशिका। तो यहां आपको स्टार लगा के लिखना है सजीव कोशिका के खोजकर्ता। सजीव कोशिका के खोजकर्ता याद होने चाहिए। मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं, पहले समझाता हूं फिर लिखाता हूं, क्योंकि याद की झंझट हमारी यही खत्म करनी है, यही उद्देश्य है। तो कौन है सजीव कोशिका के खोजकर्ता? ल्यूवेन हॉक। और इन्होंने सजीव कोशिका की खोज की थी 1674 में। ठीक है, और यहां से अपने सामने कुछ अन्य बातें आई। जैसे नोट लगा के चाहिए, इसको लिख देना इन पॉइंटों को, ताकि थोड़ा अलग अपन पढ़ रहे हैं इसमें। नोट लगा के ये पॉइंट लिखना। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो कौन सी है? न्यूरॉन। फिर अपन जब तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तब इसके बारे में पूरी बात करेंगे, क्या है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई। फिर अपन बात करें किसकी? उत्सर्जन तंत्र की। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई की बात करें तो कौन है? नेफ्रॉन। कौन है? हाँ, नेफ्रॉन। फिर अपन बात करें उत्सर्जन के बाद किसकी? श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई। श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई की बात करें तो क्या नाम है उसका? किसको कहते हैं? कूपिकाएं। एक और पहले रह गई थी, अब बता देता हूं। अनुवांशिकी। अनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई यदि पूछे अनुवांशिकी की तो कौन है? जीन। कौन है? जीन। जीन या गुणसूत्र होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं, वो होती है तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई। लिख लिया सभी ने? और अपने हमेशा साइंस शुरुआत में 10 मिनट पूछेंगे कल का पढ़ाया हुआ और अगली क्लास शुरू होगी। हमेशा हमेशा पढ़ के आना है, 10 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाएगा। साइंस में एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि बड़ी गहराई से पढ़ा तो।
याद कर लिया ना, जितना पढ़ाया उतना कुछ बार नहीं जाएगा आर्मी के पेपर में, इस लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। फिर मैं आपको टॉपिक पूरा होगा तो इस बार मेरा मूड है 20-20 क्वेश्चन मैं बाई ऑप्शनल आपके सामने लाऊंगा, जो एनडीए में, आर्मी में, एनडीए तक के, यानी इन टॉपिकों में से एनडीए तक के क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। फिर एनडीएस या सीडीएस के क्वेश्चन लाएंगे तो समझ लो आर्मी की तो संभव है, कोई दिक्कत वाली है ही नहीं। मेरे पास पड़े हैं क्वेश्चन एनडीए के, सीडीएस के, मैंने पीडीएफ पे निकाली है। हाँ लिख लो। हो गया, चलो ठीक। अब जैसे देखो इसमें अभी वो कुछ बातें और लिख लेते हैं, अभी उसी नोट में ही लिखते जाओ, एक लाइन छोड़ के। वो एक समान थे, अब एक समान और है। जैसे देखो सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो किसकी है? हाँ, शुतुरमुर्ग के अंडे की। और यदि क्वेश्चन आ जाए सबसे छोटी कोशिका, तंत्रिका तंत्र, तो शरीर, मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र है, लेकिन मैं पूरी सृष्टि की बात कर रहा हूं। सबसे छोटी होती है बैक्टीरिया की, जिसका नाम है क्या? माइक्रोप्लाज्मा। हाँ, माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया। ये तो अपन ने, अब मानव शरीर की बात करें, मानव शरीर की, या मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका, तंत्रिका तंत्र की। और बड़ी किसकी होती है? अंडाणु की। और छोटी किसकी होती है? शुक्राणु की। लिख लिया? लिखो, समझ में तो आ रहा है लिखा हुआ? ठीक ठीक ठीक। फिर अपन बात करते हैं एक कोशिकीय बहु कोशिकीय की थोड़ी, फिर कोशिका सिद्धांत, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? 2 मिनट तो बहुत बड़े होते रहे। ठीक, अब देखो इधर बात करते हैं। अब अपन ने यहां अपना पॉइंट है, ये भी साथ में लिख लो, समझाया हुआ है वैसे आपको, क्योंकि अभी मैंने समझाया ना, एक कोशिकीय बहु कोशिकीय। कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों के प्रकार, कोशिका की संख्या के आधार पर जीव, कोशिका की संख्या के आधार पर जीव।
जिसके अंदर पहली बात करें एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव कौन से होंगे? जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हुआ हो। हाँ, जिनका शरीर, लिखते रहो साथ साथ में, एक कोशिका से मिलकर बना हो। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, दूसरे प्रकार का नाम है क्या? दूसरे प्रकार के जीव बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हो। जैसे कवक है, सारे जंतु है, पादप है, ये सारे कैसे हैं? बहुकोशिकीय। चलो लिखो, फिर बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। यहां तक की बातें समझाई हुई है ना, इसलिए लिख लो, जल्दी लिखो। समझाई हुई बात को फिर आराम से लिख लो, फिर आगे और समझते हैं। मैं आराम से पढ़ा रहा हूं और एक एक चीज को लिखा इसलिए रहा हूं कि क्योंकि इसका कल भी पूछूंगा, परसों भी। टारगेट ये नहीं है कि अपन पहले जब तक सिलेबस हो रहा है तब तक लिखेंगे फिर पढ़ेंगे, ये नहीं। साइंस जिस दिन सिलेबस पूरा उस दिन याद भी पूरी, ये साथ में रखना है इसका सिस्टम। इसलिए मैं एक एक चीज को लिखा रहा हूं, बाकी ये सुना के भी छोड़ देता, क्या पता 2 दिन से आप भूल जाओ, नहीं तो 2-3 बार रिपीट करोगे, स्थायी हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं रहेगी कहीं। चलो हो गया ना। चलो अब कोशिका सिद्धांत की बात करते, थोड़ा बातें नहीं भाई, कोशिका सिद्धांत। अब देखो, कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन कौन है? बिल्कुल, यानी कोशिका सिद्धांत एम, या जैसे मैं पॉइंट बना देता हूं, आप ऐसे लिखो, आपके नोट्स पढ़ने में आराम रहेगा। मैं उस हिसाब से लिखा रहा हूं ताकि नोट्स पढ़ने में आपको पूरा मजा आए। जैसे इसके आगे लिख दो प्रस्तुत करता, यानी इस सिद्धांत को प्रस्तुत किसने किया? ये इस सिद्धांत का अपना पॉइंट बन गया, प्रस्तुत करता। और पीछे नाम लिख दो, 2 लोगों ने दिया, एक का नाम था एम स्लाइडेन तथा टी स्वान। आपको स्लाइडेन और क्या याद रखना है? स्वान। फिर लिख लेना, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सजीव का शरीर, प्रत्येक सजीव में दोनों आते हैं, कौन? जंतु और पादप। हाँ, प्रत्येक सजीव यानी जंतु तथा पादप का शरीर कोशिका से निर्मित होता है। यही सिद्धांत है। जैसे अपन परमाणु में पढ़ते हैं ना,
सबसे पहले महर्षि कणाद ने कहा था कि क्या, कि प्रत्येक पदार्थ एक छोटी छोटी संरचना से, जो पदार्थ है उसमें परमाणु है, श्योर है, जो सजीव है उसमें कोशिका है। ये इन्होंने सिद्धांत स्पष्ट किया। इसका मतलब प्रत्येक सजीव में ये मौजूद है। और देने वालों का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि सरल लैंग्वेज होती है वो एक बार पढ़ने से याद हो जाती है। एग्जाम में जैसे ये नाम है, उदाहरण है, थोड़े 2-3 बार पढ़ने के बाद जो चीजें भूलते हैं ना, वो एग्जाम में आती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट। क्या हुआ? फिर इसमें नहीं आऊंगा ना मैं, है? फिर इसमें नहीं आया तो क्या मतलब रहा? तो यहां तक की कहानी क्लियर है सबके? क्या है कोशिका? खोजकर्ता छोटी बड़ी से लेके कोशिका सिद्धांत से लेके कोशिका के आधार पे जीवों का प्रकार। अब अपन पढ़ते हैं कोशिका का प्रकार। कोशिका का प्रकार। कोशिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकेरियोटिक कोशिका। फिर यूकेरियोटिक कोशिका को 2 भागों में बांटी गई है, जंतु कोशिका और पहले अपन बात करते हैं, लिख रहे हो? लिखो। ठीक है। अब देखो, वैसे इसमें मैं आपको लिखाऊंगा, आपको पहले ये समझाने के लिए लाया हूं, बाकी पॉइंट मैं बना दूंगा। बहुत सरल है, यहां देखने पे आपको लग रहा है, फिर याद हो जाएगी, ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखो, पहले आपको थोड़ा सा दिमाग में यूं रखना है, यहां लाल कर देता हूं पेन को। अब देखो, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका में अपन और पादप है, यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों सारी की सारी यहां है, और यहां तो वो है जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल। अब अपने में और बैक्टीरिया में जो फर्क है वही इनके अंदर फर्क है। अब अपने वाली कहानी अपन को पता है ना, तो उधर वाली अपने आप बात हो जाएगी। जैसे सबसे पहले बात आई केंद्रक की, किसकी आई? अपन यूकेरियोटी, अपन यूनियन यूकेरियोटी है, ठीक है ना, ह्यूमन है, याद रह जाएगा। मानव को क्या कहते हैं? हाँ, ह्यूमन यूकेरियोटी, याद रह जाएगा ना। तो अपने वाला गुण इसमें फॉलो है। जैसे अपने शरीर में कोशिका में, अभी लिखना नहीं है, मैं लिखा दूंगा, बताओ केंद्रक होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। तो इसके अंदर, यानी ये टॉपिक यहाँ पे इसका संगठन आधार दे रखा है केंद्रक, तो इसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि इनके अंदर केंद्रक नहीं होता है। ज्यादा कोई टप नहीं है, अपने पे लेके फॉलो करोगे। अपने में केंद्रक है, यानी यूकेरियोटिक कोशिका में है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं है। फिर बात आई किसकी? कोशिकांग की। कोशिकांग का मतलब कोशिका के अंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, ये जालिका, इनके अंदर नहीं होती और अपने शरीर में होते हैं ना भाई। यहाँ पादप और जंतु दोनों को मिक्स मानना है, चलो होते हैं। फिर बात आई राइबोसोम की। राइबोसोम भी एक कोशिकांग है, जबकि ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही बनता है कि यूकेरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग उपस्थित होता है। तो यहाँ पे लाइन है कि कोशिकांग नहीं होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें नहीं होते हैं, लेकिन राइबोसोम एक कोशिकांग होते हुए भी इसके अंदर उपस्थित होता है। बाकी सारे इसमें तो होते हैं, यूकेरियोटिक में या पादप में या जंतु उनमें होते हैं, ये इनमें नहीं होते। लेकिन राइबोसोम एकमात्र कोशिकांग है जो इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। इसमें तो सारे होते हैं, जबकि इसमें राइबोसोम होता है, थोड़ा छोटा होता है। ये 70S, एस का अर्थ है स्टेनबर्ग, यानी इसको मापने की एक इकाई है। एस का फुल फॉर्म है पूरी क्या? स्टेनबर्ग, यानी 70 स्टेनबर्ग राइबोसोम पाया जाता है, जबकि इसमें 80 स्टेनबर्ग प्रकार के राइबोसोम दोनों में होते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा है, इसमें 80 प्रकार के हैं और इसमें 70 प्रकार के, लेकिन उपस्थित होते हैं। बाकी वाले कोशिका, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोजाइम, लवक या राइबोसोम? तो राइबोसोम, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। अब बात आई किसकी? हरित लवक की। अब देखो, यूकेरियोटिक कोशिका में मैंने कह दिया दोनों ही आते हैं, कौन? जंतु और पादप। फिर जंतु और पादप को अपन अलग पढ़ेंगे, फिर इन दोनों का भी अंतर अपन पढ़ेंगे, लेकिन या तो इन दोनों में से यदि एक की विशेषता है तो भी इसमें अपन को काउंट करनी पड़ेगी भाई। जैसे या पूछ लेना कि कोशिका झिल्ली होती है, तो इसमें नहीं होती है, इसमें होती है, जबकि जंतु में नहीं होती है, लेकिन या जो विशेषताएं हैं वो जंतु और पादप दोनों की है। तो इसलिए अब देखो, बात आई हरित लवक की। किसकी आई?
तो हरित लवक कुछ जीवाणु होते हैं। अब देखो कुछ जीवाणु भी होते हैं जो पौधों की तरह सूर्य की किरणों से भोजन बनाते हैं, ऐसे भी जीवाणु हैं। तो उनके अंदर तो हरित लवक होते हैं, जबकि बाकी वाले सभी में उपस्थित नहीं होता है। और इधर बात करें तो पादपों में होता है, जंतुओं में होता नहीं है। यानी यूकेरियोटिक कोशिका का भाग है पादप। कुल मिला के इसमें भी होता है कौन? हरित लवक। और इसमें मात्र कुछ एक जीवाणु होते हैं जो सूर्य से भोजन प्राप्त करते हैं, उनमें होता है, बाकी वालों में नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें केंद्रक नहीं होता है और उसमें केंद्रक होता है। इसमें कोशिकांग होते हैं और इसमें नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है राइबोसोम का पॉइंट। राइबोसोम दोनों में होता है, जबकि इसमें कम प्रकार का होता है और उसमें ज्यादा प्रकार का। ठीक, फिर बात आई माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें श्वसन प्लाज्मा झिल्ली में होता है। अब देखो, और इसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, यानी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कुल मिला के होता नहीं है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की जगह इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, जिसके अंदर श्वसन होता है। जबकि अपने श्वसन कहां होता है? फेफड़ों से तो श्वसन लेते हैं अपन, वो तो लेने का स्टोर रूम है। फिर यूज कहां होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये क्वेश्चन आता है, कोशिका में श्वसन का घर, शक्ति गृह। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह कहते हैं, पता है ना आपको? अपन कल कोशिकांग पढ़ेंगे तब अपने पास सारा बात आएगी, पावर हाउस। लेकिन ये पावर बनेगा कैसे? पावर अपन ने खाना खाया और श्वसन लिया। जब श्वसन और खाना कोई काम, सीधा बाजरे की रोटी शरीर में कोई काम नहीं आई, लेकिन शरीर को जैसा चाहिए ना वैसा जब उसको मिलेगा तब काम। तब जब शरीर में श्वसन होता है तब भोजन का होता है पाचन। पाचन होके बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज से निकलती है एनर्जी, वो शरीर के आती है काम। तो यही तो है। क्वेश्चन आता है श्वसन केंद्र, कोशिका का श्वसन केंद्र किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? माइट्रो पावर हाउस का तो लगभग सभी को पता है कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, जबकि कोशिका का श्वसन स्थल भी किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। वो अपने आगे और कोशिकांग में पढ़ेंगे, आप चिंता मत करो। यहाँ तो इतनी बातें समझनी है, लेकिन अतिरिक्त बात कर रहे हैं। तो इसमें प्लाज्मा झिल्ली में होता है, जबकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसलिए श्वसन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब बात आई कोशिका भित्ति की। किसकी आई? इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती और इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जबकि जंतु कोशिका और पादप कोशिका का मुख्य अंतर ही यही है। इसके भी दो भाग बनेंगे कि नहीं बनेंगे? फिर एक है जंतु और एक है पादप। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती नहीं है, पादप कोशिका में होती है। मेन अंतर ही जंतु कोशिका और पादप कोशिका का यही है, और इसलिए अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जंतु शामिल है, इसलिए इसमें कोशिका भित्ति है, जबकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं है। अपन को अलग से नहीं पढ़नी, क्योंकि अपन ने इसको कोशिकांग मान लिया। कोशिका का अंग है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया सारा, यानी इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोशिकांग होते ही नहीं है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होगा नहीं, कोशिका भित्ति इसमें होगी नहीं, रिक्तिका भी उसका अंग है तो रिक्तिका भी इसमें होगी नहीं। अपन को अलग से रटना ही नहीं है, अपन को एक ही रटना है कि इसमें राइबोसोम को छोड़कर सारे कोशिकांग होते नहीं है। तो ये सारे आ गए, हरित लवक से लेके माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, रिक्तिका, कुछ नहीं होता इनमें, और इनमें सारे होते हैं। कहानी क्लियर? मैं जब लिखाऊंगा तो ये पॉइंट सिर्फ 4-5 ही बचेंगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे। फिर बात आई जनन की। किसकी आई? ये तो बहुत छोटे हैं, अब इनके तो मौज मस्ती है नहीं अपने वाली। तो इनमें तो लैंगिक जनन क्या होता है? ये अकेले ही अपनी संतान को पैदा करने के लिए सक्षम है, जबकि अपने तो शादी के बिना सारा काम। तो अपने यानी जंतु और पादपों में कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक भी पाया जाता है, अलैंगिक, लैंगिक बहुतायत में पाया जाता है, जबकि इनमें लैंगिक जनन नहीं होता है, अलैंगिक होता है। आगे जनन में अपन पढ़ेंगे। इधर बात करें गुणसूत्र। अब गुणसूत्र क्या होता है पता है ना आपको? जीन गुणसूत्र, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को आगे लेके जाता है। भाई बाप की शकल और माँ की शकल संतान में आती है, कुछ तो मिलती है कि नहीं मिलती है? वो जीन ही होते हैं। मतलब शकल देख के लोग बता देते हैं तू लगभग बहु घरों को टाबर लागे, मतलब अनुमान बाबे हूं, नौने हूं, ले परीन, मम्मी से होते हुए यदि पापा तक शकल कुछ न कुछ तो सिमिलर होती है ना। हाँ, पापा का पटिया भूरा है तो बेटे की संभावना भूरा बनने की पूरी है। यदि वो अनुवांशिकी है तो पूरी है, और बाद में यदि शांति तेल लगान करियोड़ा है तो वो कोई संभव है नहीं। यदि अनुवांशिकी है तो श्योर 100% है। ठीक है ना? किंग डाडो भूम को में ले जाते पड़ी रहे, और किंग 41 बरों में दलियो जी में जड़ा हो जाए, ये अनुवांशिकता ही है ना। हाँ ठीक है। अब देखो गुणसूत्र, इसमें एक गुणसूत्र पाया जाता है। कितना? एक। और इसमें अधिक पाए जाते हैं, जैसे मानव में अपन को पता है 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अलग अलग जीवों में, बैलों में अलग, मानव में अलग, सब में अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं। कुल मिला के एक से अधिक है, एक से अधिक है।
समझ गए ना, इसमें एक से अधिक है जबकि उसमें मात्र एक गुणसूत्र पाया जाता है। और इनमें जनन कोशिका का विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है, ये अपन जनन में और पढ़ेंगे कोशिका विभाजन की बात। और इसमें समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री, ये अपन कोशिकांग पढ़ेंगे, उसके बाद इनके बारे में पढ़ेंगे। समसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री क्या होता है, और कोशिका विखंडन या कोशिका मुकुलन क्या होता है, ये बातें अपन आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगी। और ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कोशिका चक्र, तो कुछ कुछ बातें समझ में आई। अब मैं आपके सामने जब लिखूंगा ना तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। चलो अपन पॉइंट बनाते, ये लिखा देता हूं, फिर जंतु कोशिका पादप कोशिका समझाता हूं। है बहुत सरल, वैसे 4-5 पॉइंट में लिखूंगा, याद हो गई आपको, लेकिन लिखा देता हूं मैं। चलो पॉइंट बना देना क्या, हाँ, कोशिका के प्रकार, और जिसमें से एक लाइन छोड़ के सीधा ही लिख दो क्या, प्रक्यूरिटी तथा यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर, जिससे पूरी परिभाषा साथ में आ जाएगी। पॉइंट देख के परिभाषा बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, फिर क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसके बारे में बात करेंगे। यानी अपना पॉइंट बना क्या, प्रोकैरियोटिक तथा यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर। यहां मैंने लिख दिया प्रोक्यूरिटिक और यहां लिख दिया यूकेरियोटिक कोशिका। अलग अलग आधार पे अपन जैसे पॉइंट ले ले, टर्नओवर पॉइंट के आधार पे अपन करते हैं। जैसे बात करी, सबसे पहले बात कर दी किसकी, कोशिकांग में सारे आ जाते हैं। जैसे एक केंद्र को थोड़ा अलग ले लेते हैं, केंद्रक वो केंद्र का आवरण। केंद्रक यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होता है, अनुपस्थित। क्या होते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित, जबकि यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित, जबकि यूकेरियोटिक में उपस्थित, यानी पाए जाते हैं। तो समझ में आ गया केंद्र का मामला। फिर बात आए कोशिकांग, दूसरा अपना आधार है कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब कोशिका के अंग। तो इसमें भी मुख्य रूप से कुछ कोशिकांग क्या रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, और इसमें क्या रहते हैं, उपस्थित। और फिर तीसरी बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम की बात करें, इसमें होता उपस्थित है, दोनों में उपस्थित है, उपस्थित होता है, लेकिन कितने प्रकार का, 70 है। हाँ, स्टेनबर्ग, 70 स्टेनबर्ग प्रकार का। और इसमें भी उपस्थित होता है और हरित लवक, कुछ जीवाणु जो हरित लवक होते हैं इनके अंदर होता है। जैसे ये हरित लवक की बात थी, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं, ये सारे आ गए। जनन और गुणसूत्र की बात कर ले, एक बात कर ले अपन जनन की। जनन के आधार पे प्रकार करें तो इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, अनुपस्थित। और इसमें लैंगिक जनन क्या होता है, उपस्थित। और फिर यदि पांचवा आधार अपन माने तो गुणसूत्र मान ले। गुणसूत्र, गुणसूत्र की बात करें, इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक गुणसूत्र। हाँ, और इसमें एक से अधिक। फिर एक पॉइंट अपन ले ले कोशिका विभाजन।
आगे समझ में आ जाएगा ये किस प्रकार होते हैं, अपन जैसे ही पढ़ेंगे कल या परसों जब इसमें टॉपिक जैसे आएगा आगे। कोशिका विभाजन इसमें होता है विखंडन या मुकुलन विधि द्वारा, विखंडन या मुकुलन विधि द्वारा सारी बात करेंगे। विखंडन क्या होता, मुकुलन क्या होता, और इसके अंदर होता है समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, उदाहरण, मतलब कौन कौन से प्रोकैरियोटी में है, कौन कौन यूकेरियोटिक कोशिका है। तो इसके अंदर अपन को उदाहरण मुख्य रूप से याद रखने हैं, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, और इसके अलावा कौन, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को याद आया, आपको एक लाइन उसमें लिखवानी रह गई, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी याद दिलाना मेरे को वापिस। कोशिका सिद्धांत में एक लाइन लिखवानी थी। और इधर बात करें तो कौन, जंतु तथा पादप, ये लिखो अंतर। याद हो गया। वैसे इसमें कोशिकांग होते नहीं है, केंद्रक होता नहीं है, इसमें राइबोसोम होते हैं दोनों में, बाकी उसमें लैंगिक है तो इसमें अलैंगिक है। अपन में अधिक गुणसूत्र होते हैं, इधर कम हो गया। अपन में मानव में जैसे जंतु में समसूत्री अर्धसूत्री, तो इधर सिर्फ विखंडन टुकड़ा ही होता है, क्यों, अलैंगिक है। अलैंगिक जिनमें जनन होता है उनमें विखंडन विधि पाई जाती है, अपन आगे और बात करेंगे। और ये बैक्टीरिया और नील हरित है, इधर पूरे जंतु और पादप है। एक मैंने आपको कोशिका सिद्धांत लिखा है ना, कि इस सिद्धांत के अनुसार सभी सजीवों का मतलब निर्माण कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद है, कौन, वायरस। वायरस का कोई स्पष्ट नहीं है कि यह कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ हो, या क्योंकि वायरस एक ऐसा है, इसमें वायरस की कहानी ये है, इतना लिखो फिर मैं थोड़ी वायरस वाली बताता हूं। क्योंकि वायरस को न तो सजीवों में काउंट कर सकते न, हाँ, ऐसा भी वायरस का क्वेश्चन आता है। ये लिख लिया सभी ने, हाँ लिखो। सबने जैसे, अरे लिख रहे हैं अभी, इतना धीरे कौन, अरे हीरा राम कहां पहुंचे हो, ये आ गए ना हीरा राम ब्रेक लगाने के लिए। हीरा तेरी कॉपी चेक होगी रोज शाम को 11 बजे। हाँ, अब देखो जैसे मैं उसका बता रहा हूं, कोशिका सिद्धांत मैंने यहां लिखा है ना, ये जैसे इसमें एक अपन को लाइन ऐड ये करनी, पहले समझो। कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक का सजीव का शरीर क्या होता है, कोशिका से निर्मित है। अब इनका एक इस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है वायरस। वायरस क्यों अपवाद है, क्यों, वायरस सजीव भी है, निर्जीव कोशिका से मिलकर बना हुआ नहीं होता है और सजीव बना हुआ होता है। वायरस को सजीव भी मानते हैं, वायरस को क्या मानते हैं, निर्जीव। वायरस सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी है, कौन, वायरस। ये क्वेश्चन सीधा आता है, सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी कौन है, वायरस। वायरस जब सजीव में प्रवेश करता है तो जिंदा हो जाता है, और जब निर्जीव वस्तु से होता है तो क्या हो जाता है, मृत हो जाता है। ये वायरस की खासियत है। इसलिए कोशिका सिद्धांत का अपवाद है कौन, वायरस। क्योंकि वायरस सजीव होते हुए भी जब निर्जीव अवस्था में आता है तो कोशिका का नियम फॉलो करता ही नहीं है। इसलिए लिख लो, ये पॉइंट बना के लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के। कोशिका, एक लाइन इसमें आपको ऐड करनी कोशिका सिद्धांत वाले में, कोशिका सिद्धांत का अपवाद, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है कौन, वायरस।
और फिर जंतु जगत और पादप जगत अपन पढ़ेंगे, तब मैं आपको लिखाऊंगा कि जंतु और पादप के मध्य की कड़ी कौन है, सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी कौन है, वो अपन पादप जगत वाले टॉपिक में लिखेंगे। जंतु वर्गीकरण, पादप वर्गीकरण पढ़ेंगे तब। वायरस को क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं ना। हाँ, ये ध्यान रखना इस बात का, वायरस या विषाणु। चलो ठीक, ये बात अपन ने कर ली, ये लिख लिया। अब अपन बात करते हैं जंतु कोशिका और किसकी? पादप कोशिका की। बहुत पढ़ा है, वैसे बहुत सरल है, ये भी ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखो, जंतु कोशिका की बात करें, अब इधर जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंतर की बात करें, समझ में आ रहा है ना? दिख रहा है ना? लगभग शब्द भी दिख रहे हैं ना? ठीक है। अब देखो, अब बात आई सबसे पहले कोशिका झिल्ली संगठन की। अब देखो, मैंने कहा मुख्य अंतर होता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, और वो भी किसकी बनी हुई होती है? ये जो पहली लाइन है वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका के नंबर की लाइन है। एग्जाम में प्रश्न इनमें से बनता है, सबसे ज्यादा यही बनता है। एक तो इन दोनों का अंतर क्या है, तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि इसमें पाई जाती है। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? सेलुलोज से होता है। ये दो बातें याद रह जाएगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल ठीक है। बाकी इसके बाद कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली दोनों में ही पाई जाती है, लेकिन भित्ति नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में, ओनली किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में। फिर बात आई किसके? केंद्रक काय। अब देखो, केंद्रक तो अभी अपन ने पढ़ा हुआ कि यूकेरियोटी में होता है, यूकेरियोटी में तो दोनों ही शामिल है। केंद्रक तो अब पहले केंद्रक काय समझो। केंद्र काय होता है, केंद्र के बाहर का जो आवरण होता है उसको कहते हैं क्या? केंद्र काय। तो जंतु कोशिका के अंदर केंद्र काय उपस्थित होते हैं, जबकि पादप कोशिका में उपस्थित नहीं होते हैं। इसलिए पादप कोशिका के केंद्रक का जो मसाला होता है वो बाहर जा सकता है, आ सकता है, लेकिन जंतु कोशिका में केंद्र के अंदर और बाहर का आदान प्रदान नहीं होता है, क्योंकि इसमें आवरण होता है। केंद्र काय इसमें उपस्थित होता है। फिर बात आई केंद्र की। केंद्रक तो दोनों में ही होता है, पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है, लेकिन जंतु कोशिका में लगभग केंद्रक सेंटर पॉइंट होता है, लगभग मध्य में होता है, जबकि इसमें कभी एक तरफ और कभी किस तरफ, यानी एक तरफ भी हो सकता है। जैसे आगे फोटो में, पहले मैं आपको फोटो समझा देता हूं, याद हो, जैसे आगे है, हाँ, जैसे ये कौन सा है, इसको देख के आप बता सकते हो? संभव है बताना? ये जंतु कोशिका है, पादप कोशिका? ये क्या है? पादप जंतु। कैसे? कोशिका भित्ति कहीं दिख रही है आपको? कोशिका भित्ति दिख रही है कि नहीं दिख रही है? कहीं है कोशिका भित्ति? तो इसका मतलब ये जंतु कोशिका है, पादप? हाँ, ये जंतु कोशिका है। तो इसमें आप देखो केंद्रक लगभग कहाँ है? बीच में। ये यहाँ पे केंद्रक उपस्थित है। फिर ये जो मैंने अभी कहा केंद्रक कहाँ है, यानी केंद्र के आवरण इसमें पाए जाते हैं। चिकनी अंतःपरवयी जालिका, यानी जिसमें आदान प्रदान हो सके, ये जालिकाएं। फिर ये गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण के बारे में अपन पढ़ेंगे, जिसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है, जो अंदर क्या चीज अंदर आएगी, क्या बाहर जाएगी, उसका निर्धारण ये गोल्जी उपकरण करते हैं। जैसे आरटीओ कहते हैं शरीर का, आरटीओ इसको कहा जाता है ट्रैफिक पुलिसमैन। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ही तो तय करती है कौन सी गाड़ी इधर निकालनी और कौन सी इधर। सेम उसी प्रकार ये ट्रैफिक पुलिस की तरह कोशिका में काम करता है। झिल्ली दोनों में होती है, मैंने अभी बताया, झिल्ली होती है। तार केंद्र ये कुछ, और लाइसोसोम होते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम जो कोशिका को खाते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं इसको। और फिर क्या? राइबोसोम, राइबोसोम होते हैं जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसके माध्यम से श्वसन होता है, ऊर्जा बनती है, इसको कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। और खुरदरी अंतःप्रवाही जालिकाएं और कोशिका द्रव्य होता है, जो कोशिका झिल्ली और केंद्र के मध्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य और केंद्र के अंदर पाया जाता है केंद्रक द्रव्य, और जब दोनों को मिला दिया जाता है इसको कहा जाता है जीव द्रव्य। तो अब देखो यहां जब आओगे, और फिर इसका अगला फोटो भी देख लेते हैं। ये है अपनी कौन, ये किसका फोटो है? हाँ, ये जंतु कोशिका है। और जैसे ये
अब देखो इसमें अपन को देखते ही पता चल गया कौन आया हुआ है, कोशिका भित्ति। कौन है ये? बाहर का आवरण बड़ा मजबूत होता है, बड़ा कठोर होता है। अपनी चमड़ी बाहर की इतनी कठोर नहीं है आप, क्योंकि इसमें ही तो संरचनाएं हैं। तो जैसे चमड़ी की बात करें, इसका प्रत्येक जो कोई भी पार्ट आप पौधे का उठा कर देखोगे प्रत्येक कठोर होगा, जबकि जंतुओं का इतना कठोर संभव नहीं है। ये कोशिका भित्ति होता है बाहर, कोशिका द्रव्य दोनों में है। इसमें हरित लवक होता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता है। हरित लवक क्या करता है? क्लोरोफिल हरित लवक। अपन तो पौधे से भोजन प्राप्त करते नहीं है, तो इनके लिए हरित लवक होना जरूरी है। तो इसमें हरित लवक पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। राइबोसोम उसमें भी था और इसमें भी है। अंतर पढ़ना क्या है, कौन किसमें है कौन किसमें नहीं है। तो राइबोसोम उसमें भी था, इसमें भी है, जंतु में भी है और पादप में भी है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु में भी है और पादप में भी है। कोशिका भित्ति मात्र किसमें है? पादप कोशिका में है। ये चित्र पादप कोशिका का है। तो इसके अंदर कोशिका भित्ति है, जबकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं है। अब बात करें ये संलग्न कोशिका भित्ति के दोनों ये उदाहरण हैं। प्लाज्मा झिल्ली दोनों के अंदर पाई जाती है कोशिका झिल्ली, और फिर केंद्रक आवरण उसमें भी पाया जाता है। अब देखो ये केंद्रक आवरण की बात करें, केंद्रक इसमें कहां छपा है? ये केंद्रक, उसमें केंद्रक मध्य की ओर होता है, जबकि इसमें एक तरफ भी हो सकता है। ये संभव है। हरित लवक पाए जाते हैं। ये जालिकाएं इन दोनों में होती है, चिकनी खुरदरी दोनों ही। और इसमें रिक्तिकाएं खालिस्तान बड़ी बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं नाम मात्र की होती है, बिल्कुल छोटे छोटे आकार की अनुपस्थिति होती है, जबकि पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़े बड़े आकार की। हाँ, तो यही है, कोशिका द्रव्य दोनों में है, हरित लवक उसमें है, इसमें नहीं है। जबकि जंतु कोशिका में गोल्जी कोय है। कौन? गोल्जी कोय। वो गोल्जी उपकरण था ना, जबकि पादप कोशिका के अंदर गोल्जी कोय उपस्थित नहीं होता है। ये इसका अंतर एक और है। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो बाकी सारे हैं, इसमें कोशिका भित्ति है, जबकि उसमें गोल्जी कोय है। इसमें हरित लवक और कोशिका भित्ति दो ज्यादा होते हैं, और जंतु कोशिका में गोल्जी कोय ज्यादा होता है पादप कोशिका की तुलना में। तो ये चित्र के माध्यम से कुछ बातें आपको समझ में आई। अब अपन जैसे यहाँ आते हैं, ये अपने सामने केंद्रक। फिर देखो जालिकाएं जंतु कोशिका में ज्यादा होती है, जबकि पादप कोशिका में कम होती है। जालिका की बात है, रिक्तिका की नहीं। रिक्तिका आगे है यहाँ पड़ी। अब बात करें गुणसूत्र, होते दोनों में ही है, जबकि जंतु कोशिका के गुणसूत्र छोटे होते हैं और पादप कोशिका के गुणसूत्र थोड़े, क्योंकि पादपों का आकार और जंतु का आकार में भी विभेद अपन मान सकते हैं। और ग्लाइकोशन, यानी ये ग्लाइकोजन होता है, ये लाइन काट दो, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन का डीऑक्सीजनकरण होता है। इसको रहने दो। अब कार्बो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको पाचन तंत्र में भी पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है भोजन। जंतुओं के अंदर भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? और पादपों के अंदर भोजन का संचरण किसके रूप में रहता है? ये दोनों लाइनें हद पार इंपॉर्टेंट है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जंतुओं के अंदर भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जो यकृत में सेव रहता है। जब शरीर को जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करके यूज किया जाता है, जबकि ग्लूकोज शरीर के अंदर गड़ जाता है, सड़ जाता है। इसलिए वापिस यदि उसको एकत्रित करना है तो यकृत उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है और संग्रहित रखता है। ग्लाइकोजन के रूप में कोई कीटाणु नहीं लगता है, भोजन कितने दिन भी रह सकता है, जबकि ग्लूकोज के रूप में रहना संभव नहीं है। इसलिए शरीर में संग्रहण होता है ग्लाइकोजन के रूप में। और गोल्जी उपकरण इसमें उपस्थित होते हैं और इसमें उपस्थित नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ये बात अभी बताई। और सेंट्रोसोम, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम होते हैं, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होते। ये दोनों गोल्जी कोय और कौन? सेंट्रोसोम। और फिर लाइसोसोम इसमें भी होता है और इसमें लाइसोसोम, उसमें भी नहीं था लाइसोसोम। हाँ, ये अंतर तीनों बड़े गजब के। लवक इसमें नहीं होता है, हरित लवक किसमें? जंतु कोशिका में होता नहीं है और पादप कोशिका में भोजन बनाने के लिए पाया जाता है। और फिर बात आई रिक्तिकाएं दोनों में होती है, जबकि इसमें छोटी और बिल्कुल कम होती है, और इसमें बड़ी होती है और संख्या में भी क्या होती है? कम नहीं है, अधिक। अच्छा, इसमें छोटी और क्या होती है? अधिक होती है, और इसमें रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती है, लेकिन संख्या में तुलनात्मक रूप से कम होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, इसमें ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि इसमें कम पाए जाते हैं। ये है। तो इसको तो मैं अलग से लिखा हूं या यही लिख लोगे? लिख लोगे ना? लिखो।
मैं साफ कर देता हूं ऊपर से, ये लिख लो। अरे इतना तो लिख लोगे, जंतु कोशिका पादप कोशिका का अंतर अपनी भाषा में आप लिख सकते हो, उपस्थित अनुपस्थित, ऐसे जैसे पूरी लाइन लिखना जरूरी नहीं है। इसमें नहीं पाई जाती, उसमें पाई जाती, बड़ी सेलुलोज की होती है, उस प्रकार बना लोगे ना